हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। बाल विकास 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शन ए है मध्यमान, बी है मध्यांक, सी है प्रसार और डी है यानी द है बहुलक। इसका ऑप्शन सही उत्तर है प्रसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा, थार्नडाइक के सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, यानी थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है 3। वो नियम क्या थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इनके 3 मुख्य नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। प्रश्न संख्या तीसरा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है 270। प्रश्न संख्या 4 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है टालमैन, बी स्किनर, सी यानी है कोहलर और द है हल। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है स्किनर। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। इसका ऑप्शन दिया है है कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था और ऑप्शन द दिया है हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। तो इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ब है बाल्यावस्था में, स किशोरावस्था में और द प्रौढ़ावस्था में। इसका ऑप्शन सही उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न संख्या 6 है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास में, बी बौद्धिक विकास में, सी है व्यवसायिक विकास में और द है समायोजन में। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है बौद्धिक विकास में। प्रश्न संख्या 7 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो का, बी है वुडवर्थ का, सी डम्बिल का और द है एवरिल का। इसका ऑप्शन सही उत्तर है डम्बिल का। प्रश्न संख्या 8 है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, बी है बाल्यावस्था में, सी यानी है किशोरावस्था में और द है सभी अवस्थाओं में। इसका ऑप्शन सही उत्तर है किशोरावस्था में। बुद्धि का विकास लगभग जब पूर्ण होने की बात आएगा वहाँ किशोरावस्था टिक करेंगे। अगर जो ऐसा पूछता जो शैशवावस्था में होता है 0 से 5 वर्ष यानी बाल्यावस्था भी उसके अंतर्गत आ सकता है। बाल्यावस्था तक बालक के 95% बुद्धि का विकास हो जाता है, यानी मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है और 5% जो होता है किशोरावस्था तक विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए है प्रेरणा, बी ध्यान और है रुचि और द है स्मृति। इसका ऑप्शन सही उत्तर है प्रेरणा। प्रेरणा से ही सबसे जो प्रभावी होता जिसे प्रभावी तरीके से सीखना होगा वो, और जो प्रेरणा आप में रहेगी तो यानी प्रेरणा का अर्थ होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और ध्यान, रुचि, स्मृति तो है भी, इन तीनों के एब्सेंस में और जो प्रेरणा रहे तो ये तीनों आ सकती हैं, जागृत हो सकती हैं, लेकिन और जो प्रेरणा ना रहे तो इन तीनों के होते हुए भी आप प्रभावी तरीके से नहीं सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है उद्दीपक, बी है रुचि, सी है यानी है आवश्यकता और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 है, अनुवांशिकता का वाहक होता है। ऑप्शन ए है RNA, बी केंद्रक, सी यानी जीन्स, द सिरा। इसका ऑप्शन सही उत्तर है जीन्स। प्रश्न संख्या 12 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, बी है वस्तुनिष्ठ और यानी है प्रेक्षण और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन सबसे अच्छी पूछा है, यानी ये तीनों तो हैं ही, ये तीनों, और जो सबसे अच्छी नहीं पूछता तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होता था उपयुक्त सभी। लेकिन सबसे अच्छी पूछा है, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत जब आप किसी का मापन करेंगे तो उसके सभी गुणों का मापन कर सकते हैं, आप उससे बात भी कर सकते हैं एक तरह से, और उसके बौद्धिक विकास हर तरह का उस सभी पक्षों से उसका मापन हो सकता है। और सबसे अच्छा जो इसमें समय ज़्यादा लगता है लेकिन सबसे अच्छा विधि यही है व्यक्तिगत, इसलिए ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन ए है अभिरुचि से, बी है यानी ब है व्यक्तित्व से, है
बुद्धि से और द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है बुद्धि से। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है सीखना, ब तर्क, स चिंतन और द कल्पना। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है चिंतन। प्रश्न संख्या 15 है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, कितनी है? तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा 4। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 4 स्थितियां होती हैं। संवेदी गामक अवस्था पहला, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है जो कि अति लघुत्री का पहला प्रश्न है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? उत्तर, बाल विकास का ज्ञान रखने वाला ही शिक्षक अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। बालकों के मानसिक स्तर के आधार पर ही वह शिक्षण विधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 17 है, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, पहला है बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी तरह का कार्य करना चाहता है। यह बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। विस्मृति का अर्थ होता है भूलना, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ा हुआ को भूल रहा है, उसको भूलने की कम करने की विधि बताने हैं, 2 उपाय बताना है। तो पहला हो जाएगा याद की जाने वाली किसी विषय सामग्री को अस्थायी करने की दृष्टि से उसे याद करने के 1 घंटे के भीतर अवश्य दोहरा लेना चाहिए। और दूसरा है विषय को याद करने के उपरांत कुछ देर विश्राम करना चाहिए। इसे स्मृति दृढ़ हो जाती है तथा विस्मरण नहीं होता है। इसके अलावा है आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं, बच्चा को याद करवा रहे हैं, उसको लिख के याद करवाएं, ये भी एक लिख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 19 है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। उत्तर, रुचियों के उत्थान में शिक्षा का अहम स्थान है। सामाजिक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक तथा संवेगात्मक और शैक्षिक रुचियों का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षण विधि सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट, बोधगम्य बनाने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 20 है, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अधिगम यानी सीखना, स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। इसका अर्थ है कि कोई भी अधिगम यानी कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जो उसमें कार्य कर रहे हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका प्रयोग आप किसी दूसरी परिस्थिति में कर रहे हैं, इसको अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसी में प्रश्न पूछा हुआ अधिगमांतरण किसे कहते हैं? अधिगमांतरण और अधिगम स्थानांतरण में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अधिगमांतरण उसे कहते हैं कि पहले से प्राप्त किए हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना अधिगमांतरण कहलाता है। आगे दिया हुआ ये प्रश्न अभी पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 21 है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? उत्तर, शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को आकार देकर व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। शैक्षिक अनुभव व्यक्तित्व लक्षणों में बदलाव ला सकते हैं, जैसे कर्तव्यनिष्ठता में वृद्धि और विक्षिप्तता में कमी। प्रश्न संख्या 22 है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। उत्तर, बुद्धि या इंटेलिजेंस वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 23 है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, शारीरिक विकास में तीव्रता और दूसरा होता है दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था का अर्थ होता है, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा इसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और उसमें आपके कही गई बातों को दोहराता है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 24 है, समायोजन क्या है? उत्तर, यह एक स्कीम बनाने और किसी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने की नई विधियों को समायोजित करने की इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। यानी मौजूदा ज्ञान में परिवर्तन करके और उसको समायोजित करने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, व्यक्तित्व की
कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, व्यक्तित्व एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावनात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है, जिसे जिंदगी और पर्यावरण कारक बदलते हैं। ये आपस में जुड़े पैटर्न छोटे अरसे में ज़्यादातर समय स्थिर होते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। प्रश्न संख्या 27 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। उत्तर, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। कल्पना का तात्पर्य मस्तिष्क में छवियों या अवधारणाएं बनाने की प्रक्रिया से है। प्रश्न संख्या 28 है, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, भौतिक विज्ञान में संतुलन से अभिप्राय गतिहीनता से है। गति अनुपस्थिति बताता है, जबकि भौतिक विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। उदाहरण के रूप में मांग तथा पूर्ति को शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे अच्छा संतुलन है। प्रश्न संख्या 29 है, अधिगमांतरण क्या है। देखिए, वहाँ अधिगम स्थानांतरण पूछा हुआ था, यहाँ पे अधिगमांतरण पूछा है। उत्तर, वह ज्ञान जो एक स्थिति से सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, अधिगमांतरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 30 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उत्तर, शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है। शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, आप हेडिंग लिखेंगे, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक आदि पक्षों का विकास किया जाता है। शिक्षा व्यक्तित्वता का पूर्ण विकास है, जिससे व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योग्य बना सके। नीचे दिया हुआ इसी में व्यक्तिगत भिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक नक्शा, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताओं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि की भिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। प्रश्न संख्या 32 है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उत्तर, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं। पहला है शारीरिक शिक्षा का व्यवस्था, यानी शारीरिक शिक्षा को बताना चाहिए। और आगे दिया है बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था। तीसरा है संयोगों का परीक्षण। चौथा सामाजिकता की शिक्षा। पांचवा पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। अब इन सब के बारे में चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 60 वर्ड में लिखना रहता है इसको, तो इसमें 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको जितना आए उतना आप थोड़ा थोड़ा इसमें लिख देंगे। तो पहले में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, फिजिकल एक्टिविटीज़। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, अतः शिक्षकों को उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। बालकों के शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। दूसरा है बौद्धिक क्रियाओं में आयोजन की व्यवस्था, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। किशोरावस्था में बालकों के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। तीसरा है संवेगों का प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों का नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आ सके। शिक्षक किशोर बालक बालिकाओं को ऐसा पर्यावरण दे और इस प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करे जिससे उनका मिथ्या भय दूर हो सके। अगला जो है इसमें चौथा सामाजिकता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ सोशेबिलिटी। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप से होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोर
किशोरों में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों को विकसित कर सकता है। अगला है 5वां पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण यानी डिस्टिंक्शन ऑफ करिकुलम। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए क्योंकि उनकी रुचियों में विभिन्नता होती है। उनको अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। प्रश्न संख्या 33 है, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अवधान और रुचि एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। रुचि मानसिक रचना या मानसिक संस्कार है। अवधान वह अनुभव है जो रचना द्वारा निश्चित होता है। किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु पर ध्यान देने के लिए तत्पर होना है। मैकडूगल ने अवधान और रुचि का संबंध बताते हुए कहा कि रुचि सुप्त अवधान है और अवधान क्रियाशील रुचि है। रुचि जितनी प्रबल होगी उतनी ही वह अवधान को आकृष्ट करने के लिए प्रबल शक्ति उत्पन्न करेगी। जन्मजात रुचि अनैच्छिक या अप्रेरित अवधान को निर्धारित करती है। माँ का बच्चे की धीमी सी आवाज़ सुनकर उस पर ध्यान देना अप्रेरित अवधान है या वात्सल्य की जन्मजात रुचि से निर्धारित है। इसी में आगे है, अर्जित रुचियाँ एक्वायर्ड इंटरेस्ट ऐच्छिक अवधान को निर्धारित करती हैं। गणित के प्रश्नों पर ध्यान देना ऐच्छिक या प्रेरित अवधान है। प्रश्नों में रुचि बालक की अर्जित रुचि है। जिस प्रकार रुचि अवधान को निर्धारित करती है उसी प्रकार अवधान भी रुचि उत्पन्न कर सकता है। किसी वस्तु पर ध्यान देने से वस्तु स्पष्ट होती है। कोई वस्तु जितनी अधिक स्पष्ट होती है उतना ही उससे रागात्मक संबंध स्थापित होता है। उस वस्तु में रुचि पैदा हो जाती है। प्रश्न संख्या 34 है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, स्मृति के प्रभावी कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। स्मृति को अनेक प्रकार या कारक प्रभावित करते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख तत्व या कारक निम्न प्रकार हैं। पहला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी नए विषय को शीघ्र याद कर सकता है। रुग्ण शरीर या मन स्मृति को दुर्बल करता है। जो स्मृति को प्रभावी मतलब जो याद करने की शक्ति है उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य है। और जो कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो पढ़ेगा तो उसको तैयार होगा। और किसी रूप में वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार है तो वो उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा और उसको तैयार नहीं होगा। ये हो जाएगा पहला। और दूसरा है संप्रेरणा। स्मृति की क्रिया में संप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा कठिन कार्य को सरल बनाती है। यदि बालक को किसी नए ज्ञान का स्मरण करने के लिए संप्रेरणा नहीं होती है तो वो उस ज्ञान को कभी स्मरण नहीं कर सकेगा। देखिए, प्रेरणा का अर्थ होता है मोटिवेशन। मोटिवेट रहता है बच्चा तो कोई भी चीज़ जल्दी सीखता है, तो यही है, ये भी इसको प्रभावित करता है। और तीसरा है सीखने की इच्छा, यही प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा भी स्मृति को प्रभावित करती है। यदि किसी विषय को सीखने की इच्छा बालक के अंदर है तो वह उसे जल्दी और सरलता से सीख लेता है। दबाव देकर, आज्ञा देकर कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। चौथा है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री सरल, स्पष्ट, नवीन, उत्तेजित करने वाली, रोचक और उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी पाठ्य सामग्री को बालक सुविधापूर्वक शीघ्रता के साथ स्मरण कर लेता है। दुरु, अनुपयोगी और अस्पष्ट पाठ्य सामग्री स्मृति को प्रभावित करती है और बालक ऐसी पाठ्य सामग्री को स्मरण नहीं कर पाता है। अगला जो पॉइंट है स्मृति को प्रभावित करने वाला वो है 5वां पॉइंट, जो कि सीखने की विधि है। सिखाने की विधि है, सीखने की विधि है। सीखने की विधि का स्मृति पर प्रभाव पड़ता है। यदि विषय के अनुकूल सीखने की विधि नहीं अपनाई जाती तो बालक कदापि विषय को स्मरण नहीं कर सकता। छठवां है परीक्षण। परीक्षणों के द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षणों का नाम बताइए। उत्तर, प्रक्षेपी परीक्षण यानी प्रक्षेपी परीक्षण या प्रक्षेपी विधियाँ। आधुनिक युग में व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों में प्रक्षेपी विधियों का सर्वाधिक प्रचलन है। यह विधियाँ मुख्यतः व्यक्ति की गहराइयों तक दबी हुई इच्छाओं एवं आंतरिक स्तरों, अचेतन मन आदि का मूल्यांकन करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इच्छाएं, प्रेरणाएं, रुचि, संवेग, अभिवृत्तियां
विश्वास आदि होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के ही अंग होते हैं, लेकिन न तो ये दूसरों को दिखाई देते हैं और न ही व्यक्ति इनके बारे में नैतिक होता है। प्रक्षेपी विधियाँ इसी में दिया हुआ है। प्रक्षेपी विधियाँ व्यक्तित्व के इन समस्त गुणों के सामने परीक्षक द्वारा उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है और उसे इस बात का अवसर दिया जाता है कि अपने जीवन से संबंधित बातों को उन स्थितियों में प्रकट की गई उसकी प्रतिक्रियाओं का क्या अर्थ होगा, लेकिन परीक्षक उसकी प्रक्रियाओं की व्याख्या कर उसके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है। फीमैन के अनुसार प्रक्षेपण विधि का अर्थ उस विधि से है जिसमें परीक्षार्थी के समक्ष ऐसी उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विशेष प्रत्यक्षीकरण तथा व्याख्याओं को आरोपित करने का अवसर प्राप्त करे। दो प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम भी पूछा था, तो दो प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम निम्न हैं। पहला है रोरसा स्याही परीक्षण और दूसरा बालक बोध परीक्षण। प्रश्न संख्या 36 है, सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सीखने के वक्र का अर्थ। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का वक्र अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने किसी विषय वस्तु को कितना सीखा इसका मूल्यांकन हम केवल सीखने के वक्र के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं। गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। सीखने के वक्र के प्रकार, यह 3 प्रकार का होता है। देखिए, पहला है धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, यह सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि व्यक्त करता है। दूसरा है ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, यह सीखने की क्रिया में शिथिलता व्यक्त करता है। और तीसरा है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र यह व्यक्त करता है कि पहले सीखने की गति धीमी हुई, फिर तेज और फिर धीमी। आगे दिया हुआ है सीखने में पठार। सीखने में पठार सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना ही सीखने का पठार है। दूसरे शब्दों में सीखने की प्रक्रिया का अवनति होना ही सीखने का पठार है। सीखने का पठार हम देख सकते हैं, बहुत से बालक पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर कार्य करते हैं तथा बहुत से बालक पढ़ाई के लिए नामांकन करा लेते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं। उन्हीं को सीखने का पठार, इसी को सीखने का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। यह इस तथ्य को स्पष्ट हो जाता है कि बाल मनोविज्ञान की सीमाओं और सीमित ज्ञान के कारण ही बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है उसे मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये बिंदुएं क्या हैं? पहला है बाल विकास के नियम, सिद्धांत और विधियाँ। दूसरा, वंशानुक्रम और वातावरण। तीसरा, बाल विकास की अवस्थाएं। चौथा, शारीरिक विकास। पांचवा, क्रियात्मक विकास। छठवां, मानसिक शक्तियाँ, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि का विकास। सातवां है संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास। और आठवां है भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। और नौवां है सामाजिक विकास। 10वां चरित्र का विकास, नैतिक विकास। और 11वां है सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। 12वां बुद्धि प्रकृति, बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण। 13वां है व्यक्तित्व में प्रकृति प्रकार, व्यक्तित्व परीक्षण आदि। और 14वां है व्यक्तित्व भिन्नताएं। और 15वां है बाल विकास में खेल। और 16वां है आदत निर्माण। और 17वां है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। 18वां समायोजन की समस्याएं। 19 पारिवारिक संबंध। 20 विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान। 21 बाल निर्देशन। और 22 बाल विकास में परिवार विद्यालय
समुदाय एवं अन्य अभिकरणों की भूमिका। ये बाल विकास का स्कोप है, यानी क्षेत्र हो जाएंगे बाल विकास का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला हेडिंग लिखेंगे आप तर्क। समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क चिंतन की सर्वोत्तम अवस्था है। उसके लिए मस्तिष्क का सुसंगठित होना आवश्यक होता है। तर्क की प्रक्रिया के लिए दो दशाएं आवश्यक हैं। एक तो व्यक्ति के मन में संप्रत्यय बन चुके होने चाहिए और दूसरे उसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। इन दशाओं के अभाव में व्यक्ति तर्क नहीं कर सकते। तर्क की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर वर्तमान ज्ञान परिस्थितियों से अज्ञात परिस्थितियों के संबंध में चिंतन और तर्क करता है। अगला है चिंतन। चिंतन और तर्क ही वह गुण है जो मनुष्य को अपने जीवों से अलग करते हैं और अलग ही नहीं करते वरन उनसे ऊंचा उठाते हैं। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। चिंतन पर्यावरण अथवा परिस्थिति में उपस्थित समस्या से प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है और वह उसका समाधान करना चाहता है तो चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। भूख लगने पर हम भोजन प्राप्त करके अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भोजन प्राप्त नहीं होता है तो भोजन प्राप्त करने के लिए वह तुरंत चिंतन करने लगते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है, क्योंकि तब भोजन की खोज हमारे लिए समस्या बन जाती है। व्यक्तियों तथा परिस्थितियों की भिन्नता पर चिंतन भी भिन्न होती है। चिंतन के द्वारा निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है तथा नीचे दिया हुआ है तथा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समर्थ होता है। देखिए, यह 60 वर्ड में लिखना होता है, 60 वर्ड या उससे ज़्यादा में लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे हमने लंबे लंबे आंसर लिए हैं। आप ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आपको कम याद रहेगा। आप इसको शॉर्ट करके लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 है, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे? उत्तर, व्यक्तित्व क्या है यह विवादग्रस्त प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है, यानी व्यक्तित्व का अर्थ होता है पर्सनालिटी। अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ होता है व्यक्तित्व। अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाहरी या नकाब या वेशभूषा। इस प्रकार पर्सनालिटी की पर्सनल शब्द से उत्पत्ति यह प्रकट करती है किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व उसके बाह्य गुणों से मापा जाता है। यद्यपि बाह्य गुणों का व्यक्ति के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु केवल बाह्य गुणों को ही व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। व्यक्तित्व के उसके संवेग, आचार विचार, सिद्धांत, मनोवृत्ति, व्यवहार, क्रियाएं, रुचियां, अभिरुचियां और बुद्धि सभी कुछ समाहित हैं। व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां निम्न हैं। पहला है व्यक्तिगत राय, दूसरा जीवन कथा, तीसरा व्यक्ति इतिहास, चौथा आलेखन विधि, पांचवा प्रश्नावली, छठवां साक्षात्कार, सातवां श्रेणी मूल्यांकन और आठवां व्यक्तिगत सूचियां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सीखने की प्रभावशाली विधियाँ, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग। सीखने की अनेक प्रभावशाली विधियाँ हैं। इन्हीं के आधार पर सीखने के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण से हमारा आशय किसी केंद्र बिंदु पर अवधान केंद्रित करना है। निरीक्षण के विषय में सिम्पसन का कथन है, निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करने, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। छात्र जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके विषय में जल्दी सीख जाते हैं। परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। नवीन तथ्यों की खोज करना वास्तव में सीखना है। छात्र परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट द्वारा किसी नई बात की खोज कर सकता है। परीक्षण के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सूझ से सीखना, इन टेक्निक टीचिंग बाय इंसाइट। निरीक्षण घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। सूझ निरीक्षण की अंतिम क्रिया समझी जाती है। निरीक्षण में किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस क्रिया से किसी वस्तु की उचित और पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, परंतु सूझ में व्यक्ति किसी वस्तु
से अपने मस्तिष्क का एकीकरण करता है। अगला जो हेडिंग है, प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखना। व्यक्ति जब किसी कार्य को सीखने का प्रयास करता है तो आरंभ में वह त्रुटि करता है, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद वह उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। इसी कारण इस प्रकार के सीखने की सफल प्रक्रियाओं के चयन द्वारा सीखना भी कहा जाता है। इस विधि में प्रयत्न अधिक करने पड़ते हैं। और पांचवा है सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सीखने हेतु सामूहिक विधि को बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रमुख सामूहिक विधि इस प्रकार है। पहला है वर्कशॉप विधि। इस विधि में कार्यशाला का आयोजन करके परीक्षार्थी वाद विवाद करते हैं तथा समस्याओं पर आपस में विचार विमर्श करते हैं। और वह है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि। यह विधि वर्कशॉप का मिला जुला रूप है। सम्मेलन द्वारा विचार गोष्ठी करके छात्रों को नवीन बातें सीखने को मिलती हैं। और छठवां है प्रोजेक्ट विधि यानी योजना पद्धति। आधुनिक प्रयोजनवादी विचारधारा ने योजना विधि का प्रादुर्भाव किया। प्रोफेसर जॉन डूई तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को खत्म करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। और सातवां है समूह अधिगम। इस विधि में बालकों को समूह के रूप में एक साथ बैठाकर उनकी चित्र या अन्य सामग्री देकर सिखाने का प्रयास किया जाता है। समूह अधिगम सीखने में बहुत सहायक है। यह विधि बहुत प्रचलित है। इसमें बालकों का मानसिक विकास संभव है तथा बालक शीघ्रतापूर्वक सीखते हैं। और सातवां है करके सीखना। बालक जिस कार्य को स्वयं करता है उसे वह जल्दी सीख जाता है। स्वयं करने में बालक की रुचि तथा उत्सुकता कार्य बनी रहती है और लक्ष्य भी रहता है। जिस कार्य को बालक स्वयं करता है उसे अधिगम शीघ्र प्राप्त होती है, यानी अधिगम शीघ्र प्राप्त होती है। और नौवां है अनुकरण के द्वारा सीखना। ये देखिए, इतना आप मत लिखिएगा, 5 आप लिखिएगा, 5 पॉइंट जिसमें 60 वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है लंबा प्रश्न कि आप इतना पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो कम आपको याद रहेगा। तो 9वां पॉइंट है अनुकरण के द्वारा सीखना। अनुकरण यानी इमिटेशन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से करना है। व्यक्ति सभी व्यक्तियों के कार्य का अनुकरण नहीं करता, वह केवल अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के कार्य का ही अनुकरण करता है। बालक प्रायः अनुकरण से ही सीखते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।